हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोगों ने मनुष्य में श्वसन अंग कौन कौन से हैं और मनुष्य में श्वसन अंग की रचना क्या है, इसका इसका वर्णन किया था। और इस वीडियो में हम लोग मनुष्य में श्वसन कैसे होती है, श्वसन की प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये देखेंगे। और ये वीडियो बेसिकली जॉय प्रक्रम का श्वसन पार्ट का है, ठीक है। तो ये जो लास्ट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि श्वसन क्रिया होती कैसे है। ओके। एंड इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि जय प्रक्रम का नेक्स्ट पार्ट होगा। ओके। तो बेसिकली हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि 4 मुख्य मनुष्य के श्वसन अंग थे, जिसमें कि नासिका, श्वास नली, फेफड़ा और लाइरिंग्स था। बेसिकली हम लोगों ने 3 चीजों का वर्णन किया था, बट इस वीडियो में मैं लैरिंग्स के बारे में भी बताऊंगी और श्वसन की पूरी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें तो बेसिकली मनुष्य में श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें 2 क्रियाएं सम्मिलित होती है। स्टार्टिंग के वीडियोस में आपने देखा था कि मनुष्य में श्वसन के 2 पार्ट होते हैं, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। सेम उसी तरह अगर आप ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने की बात करें तो उसके आधार पे मनुष्य में 2 प्रकार की क्रिया होती है श्वसन के लिए। पहला होता है प्रश्वास और दूसरा होता है उच्छ्वास। ओके। तो ये बेसिकली आप अगर बोर्ड के एग्जाम के व्यू से भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्वास और उच्छ्वास क्या होता है। तो ये बेसिकली श्वसन का 2 चरण है। ओके। पहले होता है प्रश्वास, देन होता है उच्छ्वास। तो जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। वो ऑक्सीजन गैस कोशिका तक पहुंचता है, फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होती है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे नाक के से होते हुए वायुमंडल में चला जाता है। तो जो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से हम लिए और उसको कोशिका तक पहुंचाए, ये पूरा प्रोसेस होता है प्रश्वास। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिका से निकली और उसको हम लोग वायुमंडल तक पहुंचाए, इस प्रक्रिया को बोलते हैं उच्छ्वास। ओके। तो श्वसन बेसिकली इन दोनों प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है। ओके। तो प्रश्वास में हवा नाक से फेफड़े में पहुंचती है। ओके। तो हम लोग सांस के रूप में हवा को लेते हैं और वो कहाँ जाती है? सीधे फेफड़ा में। फेफड़ा के अंदर वो कहाँ जाती है? नाक से फेफड़ा में गई और फेफड़ा के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो वो हवा फेफड़ा के अंदर जब जाती है तो वहां से वो कोशिकाओं के अंदर जाती है। ओके। तो हम लोग सांस के रूप में हवा को लेते हैं, जो कि पहले फेफड़े में जाती है, और हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के अंदर स्थित रक्त कोशिकाओं की दीवारों में चली जाती है। ओके। अब वहां जब रक्त कोशिकाओं की दीवारों में जाती है तो वहां पे बाकी श्वसन की प्रक्रिया होती है। एंड उसके फलस्वरूप जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्रश्वास में हवा नाक से फेफड़े तक पहुंचती है और फेफड़े से जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। जस्ट इसके विपरीत उच्छ्वास में जो रक्त है, ठीक है, जो हमारे फेफड़े के अंदर रक्त कोशिकाओं में जो रक्त है, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वो पहले बाहर निकलता है और रक्त के साथ मिलकर वो फेफड़े तक पहुंचता है। ओके। मतलब कि जब ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं तक पहुंच गया तो वहां पे कुछ प्रोसेस हुए और उस प्रोसेस के बाद बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ या फिर बोले हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पहुंचता है वापस से फेफड़े में, और फिर फेफड़े में वो रक्त जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया रहता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप लास्ट वीडियोज को रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो वापस से फेफड़ा से निकलता है। ठीक है। फेफड़ा में जैसे ही पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे नाक से होते हुए वायुमंडल में चला जाता है। तो ये होता है प्रश्वास और उच्छ्वास में एक मेन डिफरेंस। ओके। अब प्रश्वास में होता क्या है, लाइक उसका प्रोसेस क्या है? तो देखो, प्रश्वास के समय वक्ष गुहा फैल जाता है। वक्ष गुहा क्या होता है? तो वक्ष गुहा बेसिकली एक संरचना है जिसके अंदर फेफड़ा होता है। ओके। तो वक्ष गुहा के अंदर ही फेफड़ा मौजूद होता है। जस्ट मैं ऐसे ही
इमेजिन करने के लिए पिक्चर बना देती हूँ। तो ये वक्ष हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर फेफड़ा है, और जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हवा को नाक से लेकर अंदर फेफड़े में तक पहुंचाते हैं, तो ये वक्ष हुआ फैल जाता है, ठीक है। बहुत, क्योंकि इसके अंदर हवा जाएगी तो जाहिर सी बात है ये फैलेगा, तो वक्ष हुआ फैल जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वक्ष हुआ तथा फेफड़े का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ जाता है, ठीक। एंड फिर क्या होता है, बाहर से हवा फेफड़े में भर जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, हवा को सांस के रूप में लेते हैं, तो वक्ष हुआ और फेफड़ा का आयतन बढ़ जाता है, और जो भी हवा हम लोग सांस के रूप में लिए होते हैं वो जाकर फेफड़े में भर जाती है, ओके। अब क्या हुआ, अब फेफड़े में बस हवा है, ओके। फेफड़े में मतलब बस हवा है इन द सेंस कि हवा बहुत ज्यादा भर चुकी है। अगर हवा ज्यादा मात्रा में भर चुकी है तो जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है जो कि हम सांस के रूप में लिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा मात्रा में भर गई फेफड़े में। तो अब अगर किसी स्थान में किसी भी अगर ये एक जगह है, ठीक है, एक सर्कल है, और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा भर दो, या फिर कोई भी गैस अगर बहुत ज्यादा भर दो, तो क्या होगा, यहाँ पर उस गैस का दबाव ज्यादा हो जाएगा, ओके। तो वैसे ही फेफड़े में जब ऑक्सीजन गैस भर जाती है, यहाँ पर O2 गैस भरती है, तो फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हो जाता है, ओके। तो फेफड़े के अंदर जब ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हो जाता है, फेफड़े में स्थित वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है, ठीक है। तो अभी फेफड़े में जब हवा भरी तो ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हो गया, बट ये ऑक्सीजन का दबाव कहाँ ज्यादा हुआ, क्या ये ऑक्सीजन फेफड़े में ही रह गया, तो नहीं। ये आपको पता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो फेफड़े के अंदर मौजूद कोशिकाओं में होती है, ओके। तो फेफड़े के अंदर बहुत सारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो ये जो हवा है वो जाता है रक्त कोशिकाओं में। सबसे पहले कहा जाता है फेफड़े में, और फेफड़े से जाता है वायु कोशिकाओं के अंदर रक्त कोशिकाओं में, ओके। और उन रक्त कोशिकाओं में जैसे ही ये जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का जब दबाव ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, अगर एक ये मान लो बैलून है और इसके अंदर गैस का दबाव ज्यादा हो गया तो गैस बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है। वही चीज होता है कि रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उन रक्त कोशिकाओं से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। तो जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल भी जाता है, और फाइनली रक्त में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ओके। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद ये क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा, जिसमें कि धमनी और शिरा आते हैं जो कि रक्त को परिवहन करने का काम करते हैं, उसके द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है, ओके। और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में ग्लूकोज मौजूद होता है, ओके। और उस ग्लूकोज के साथ जैसे ही वो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा तो वहां पे बेसिकली ऑक्सीजन का दबाव उतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का दबाव फेफड़े की रक्त कोशिका में ज्यादा हुआ था। उसका रीजन ये था कि हम लोग जो सांस के रूप में हवा लिए थे वो हवा डायरेक्ट फेफड़े में गया था और फेफड़े से रक्त कोशिकाओं में गया था, तो वहां पे हवा की मात्रा ज्यादा थी, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी, इसीलिए ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा हुआ था। पर शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा नहीं होता। तो जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वहाँ ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अगर दबाव कम है तो क्या होगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन का दबाव कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो वही होता है कि जब शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं हैं वहाँ ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, तो जो ऑक्सीजन है वो रक्त से निकल जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ जो मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था उससे अलग हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव वहां पर ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी शरीर के बाकी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव जो है वो ज्यादा होता है, दबाव की जगह दाब बोलेंगे, सॉरी। तो जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा होता है, इसीलिए वो अब रक्त में घुल जाता है। तो बेसिकली जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन की जगह क्या जुट गया, CO2, ठीक है। तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन मिलके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, शरीर की कोशिकाओं में, और फिर वहां ये ऑक्सीजन जाकर
और आपको पता है शरीर की हर एक कोशिका में ग्लूकोज मौजूद होता है, तो उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। ओके, और फिर क्या बनाता है, ऊर्जा प्लस CO2 जो अभी मुक्त किया एंड प्लस बाकी के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये ऊर्जा जो है वो हम अपने शरीर में बाकी अपने दिनचर्या में यूज करते हैं शरीर के द्वारा कोई भी काम करने में। और ये CO2 वही CO2 है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर पुनः ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उन कोशिकाओं से बाहर निकलकर वही रक्त परिवहन परिसंचरण तंत्र के द्वारा फेफड़े तक पहुंच जाता है। ओके, और फिर फेफड़े में जैसे ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कम होता है। ओके, तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और फिर नासिका छिद्र से होते हुए वायुमंडल में चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है प्रश्वास और उच्छ्वास का। ओके, तो श्वसन कैसे होती है मनुष्य में, उसका ये है, इसका ये आंसर है। तो ये बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। ओके, और 2 मार्क्स में भी आता है प्रश्वास और उच्छ्वास में क्या अंतर है। तो अंतर तो आप देख लिए, फर्स्ट पैरा अंतर ही था। ओके, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और 5 मार्क्स में आता है तो आप इतना लिख सकते हैं डिस्क्राइब करके। और ये देखिए, ये जो ये चीज है कि हीमोग्लोबिन कैसे सहायक होता है श्वसन में, ये चीज 2012 के एनुअल एग्जाम में आ भी चुका है। ओके, तो अगर आप ये आपको पूरा प्रोसेस पता है तो बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन बस इतना ही आया था यहाँ से लास्ट तक। ओके, बट अगर आपको ये प्रोसेस पूरा पता है तो आप कुछ भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ये था श्वसन प्रक्रिया का पूरा वर्णन, और श्वसन अंग का वर्णन तो आप लास्ट वीडियो में ही देख चुके हैं। तो अगर आपसे आ जाए कि श्वसन अंग का वर्णन करें तथा उसके साथ साथ कोई प्रक्रिया का भी वर्णन करें, तो आप इस आंसर को थोड़ा सा छोटा बनाकर साथ में इन श्वसन अंगों को भी थोड़ा सा शॉर्ट करके दोनों को आंसर कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब आता है लैरिंग्स क्या है। तो ये तो आपको पता है श्वसन अंग का एक पार्ट है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बेसिकली लैरिंग्स क्या होता है, यह एक, इसको हिंदी में स्वर यंत्र बोलते हैं। तो ये कंठ द्वार के नीचे एक छोटी सी रचना होती है। ओके, जिसमें ध्वनि की उत्पत्ति के लिए कंपनशील स्वर झिल्लियां पाई जाती है। तो बेसिकली ये लैरिंग्स ध्वनि उत्पन्न करने में हेल्प करता है, और इसमें कंपनशील वाइब्रेट करने वाली स्वर झिल्लियां पाई जाती है। ओके, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सूरज के प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे प्रयुक्त होता है। तो ATP। ओके, एंड श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या है, तो ये लैरिंग्स, मैंने अभी बताया लैरिंग्स की हेल्प से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। और श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन से ग्लूकोज का रिएक्शन होता है C6H12O6, और फिर बनता है CO2 प्लस ऊर्जा, ओके, एंड प्लस बाकी चीजें, ठीक है। तो ये था पूरा श्वसन चैप्टर का लास्ट का कुछ टॉपिक्स, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है। और इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, और मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ टाइम बाद मैं केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करूँगी इस सीरीज में। ओके, क्लास 10 के केमिस्ट्री को। तो अगर आपको उसके वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।